जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद है फॉर्म भरा गया है, आप सब ईमानदारी पूर्वक तैयारी कर रहे होंगे। प्रतिदिन कम से कम 50 वस्तुनिष्ठ और कुछ शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पर भी ध्यान दे रहे होंगे। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम सब 12वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र खंड ब के चैप्टर नंबर 5 पर परिचर्चा करेंगे। राजनीति शास्त्र खंड ब चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ध्यान देंगे, आज के हमारे परिचर्चा का मूल विषय है आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। राजनीति शास्त्र खंड ब चैप्टर नंबर 4। हम सभी जानते हैं कि राजनीति का मूल विषय सत्ता है। राजनीति का मूल विषय क्या है? सत्ता है। और सत्ता के खातिर, सत्ता के लिए संघर्ष करना ही राजनीति शास्त्र या राजनेताओं का मूल विषय है। विद्वानों ने कहा है कि जिस प्रकार भौतिक शास्त्र में ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र का अध्ययन या राजनीति शास्त्र में सत्ता का अध्ययन किया जाता है। लेकिन एक बात हम सब जानते हैं कि सत्ता हमेशा एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। आपने सुना भी है, कुछ लोगों ने देखा भी है, देख भी रहे होंगे, भविष्य में भी देखेंगे। जहां इमारत है वहां खाई होगी, और जहां खाई है वहां इमारत बनेगी। एक समय था जब देशी रियासतों का, राजवंशों का काल था। आज वे सारे राजवंश ध्वस्त हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, खंडहर के रूप में तब्दील हो गए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। कल भी हमने कहा था, एक समय था कि जब संपूर्ण विश्व पर ईरानी साम्राज्य का राज 3 महादेश में फैला हुआ था। ईरानियों के बाद यूनानियों का शासन समय आया और यूनानियों ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप महादेश पर शासन किया। उसके बाद इंग्लैंड का समय आया और इंग्लैंड के राज्य में, इंग्लैंड के शासन काल में तो कभी सूर्य अस्त होता ही नहीं था। ऐसा आपने पढ़ा भी है, सुना भी है, जाना भी है। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व के रंगमंच पर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का प्रादुर्भाव हुआ। 1945 से 1991 ईस्वी तक विश्व में शांति व्यवस्था की जिम्मेवारी, शांति व्यवस्था को स्थापित करने का दायित्व अमेरिका और रूस पर आ गया। लेकिन 1991 ईस्वी में रूस के सोवियत संघ के शक्ति में, सोवियत संघ के प्रभाव में क्या आ गया? कमी आ गया। और सोवियत संघ के प्रभाव में जब कमी आ गया तो अमेरिका ही एकमात्र शक्तिशाली देश के रूप में बच गया, रह गया। और अमेरिका ही, संयुक्त राज्य अमेरिका ही 1991 से लेकर अब तक विश्व में राजनीतिक क्रियाओं का, राजनीतिक सत्ता का केंद्र बिंदु रहा है। ऐसा देखा गया है कि सत्ता के लिए हमेशा उतार चढ़ाव होते रहते हैं। सत्ता के लिए हमेशा उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जैसे 1952 से लेकर 1967 तक या 1971 के आम चुनाव तक लगातार केंद्र में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनी।
लेकिन 1977 की कहानी है कि इंदिरा चुनाव हार गई और मोरारजी देसाई, जनता पार्टी के नेतृत्व में मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। पिछले 2004 से लेकर 2014 तक 2 बार मनमोहन सिंह के हाथों में भारत का नेतृत्व रहा। वहीं 2014 से लेकर 2024 तक, आने वाला 2024 तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सत्ता है। लेकिन अगला 24 में चुनाव होगी तो क्या होगा, कोई नहीं जानता है। जनता कब किसके तख्त को पलट देगी, समय कब किसे पीछे छोड़ देगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। मतलब परिवर्तन ही संसार का नियम है और सत्ता में हमेशा उतार चढ़ाव होते रहते हैं। आज किसी और का समय है तो कल किसी और का समय आ जाएगा। जैसा कि हमने कहा कि एक बार ईरानी साम्राज्य का समय था, फिर यूनानियों का आया, फिर इंग्लैंड का आया, फिर 1945 से 1991 ईस्वी तक अमेरिका और रूस का समय था। 1991 में रूस का पतन हो गया, सोवियत संघ का पतन हो गया और आज तक अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व में कायम। लेकिन 1945 ईस्वी में जब शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, तो शीत युद्ध के दरमियान, शीत युद्ध के दौरान दोनों ही देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ रूस, दोनों ही देशों ने मिलकर विश्व के सभी देशों को अपने अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। दोनों ही देश अपनी अपनी विचारधारा को थोपने का काम किया। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को विश्व के देशों पर थोपने का प्रयास कर रहा था, वहीं सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा को विश्व के देशों पर थोपने का काम कर रहा था। विश्व के अधिकांश देश दूसरे विश्व युद्ध के कारण परेशान हो गए थे, उनकी आर्थिक प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। सभी देशों के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं था, या तो उसे पूंजीवादी अमेरिका के सिद्धांत को मानना होता या समाजवादी रूस के विचारधारा को मानकर रूस में शामिल होना पड़ता। किसी ने एक गुट को चुनना सबकी मजबूरी हो गई थी। लेकिन इस गुटबंदी के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ भी इन नए देशों का आर्थिक शोषण कर रहा था। यूरोप महादेश के देशों को सोवियत संघ और अमेरिका ने अपने स्वार्थ के खातिर 2 खंडों में तोड़ दिया था शीत युद्ध के दौरान, जिसका नाम था पूर्वी बनाम पश्चिमी। यूरोप महादेश के पूर्वी हिस्सा पर सोवियत रूस का प्रभाव था, तो वही पश्चिमी भाग पर, पश्चिमी देशों पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव था। इसी विषम परिस्थिति में विश्व के कुछ देशों ने ऐसा प्रयास किया कि क्यों ना हम लोग एक दूसरे की मदद करके, हम सब एक दूसरे का सहयोग करके अपना प्रगति, अपना उत्थान करें। और इस क्रम में हमने कल कहा था इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, इन 4 देशों ने शीत युद्ध के दरमियान ही इतना ज्यादा प्रगति किया कि इन्हें दक्षिण पूर्व एशिया का बाघ कहा जाने लगा। अमेरिका की एक पॉलिसी रही है, जान ले आप, कि वह अपने से आगे किसी को देखना नहीं चाहता है। अपने से आगे बढ़ने देखना, किसी को नहीं बढ़ने देखना चाहता है। वह चाहता है कि सारा संसार के सारे लोग मेरे पीछे रहे। यही कारण है कि 1917 ईस्वी में जब लेनिन और स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ में समाजवादी राज्य की स्थापना हुआ, तो पश्चिमी देशों ने, अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने इसकी निंदा किया, दूसरी दुनिया का देश कह के निंदा किया। 1949 में माओ से तुंग ने चीन में समाजवादी राज्य की स्थापना कर लिया और वह सोवियत संघ के साथ जा मिला। इससे सोवियत संघ के पावर में थोड़ी सी क्या गई, वृद्धि हो गई। उतना ही नहीं, 1959 में क्यूबा में फाइडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में
समाजवादी राज्य की स्थापना हुई, इससे सोवियत संघ का प्रभाव और बढ़ गया। लेकिन सत्ता के केंद्र में उतार चढ़ाव की बात करते तो सत्ता के केंद्र बदलते रहते हैं, टूटते और बिगड़ते रहते हैं, संधियां होती हैं, दोस्ती होती हैं, दोस्ती टूटते हैं। सोवियत संघ अपने समाजवादी गुट में अनेक सारे विश्व के देशों को शामिल कर लिया, लेकिन आपको बता दें, शामिल तो कर लिया, लेकिन स्टालिन के नेतृत्व में उन देशों पर इतना ज्यादा दबदबा जमाने का प्रयास किया गया कि धीरे धीरे सोवियत गुट से भी कुछ देश क्या होने लगे, अलग होने लगे। और आपको बता दें कि सोवियत गुट से अलग होने वाला विश्व का पहला देश है यूगोस्लाविया सोवियत गुट से 1948 में अलग हो गया। और वहां के जो नेता थे मार्शल टिट्टो, सोवियत गुट से अलग होकर गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। 1958 में सोवियत संघ और चीन में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि दोनों समाजवादी देश था, टकराव उत्पन्न हो गया और माओ सेतुंग ने चीन को सोवियत संघ से क्या कर लिया, अलग कर लिया। 1961 में अल्बानिया, सत्ता कैसे टूटते हैं, 1961 में अल्बानिया भी सोवियत गुट से अलग हो गया और सोवियत गुट से अलग होकर चीन में शामिल हो गया। और पहले भी मैं बता चुका हूं कि 1989 ईस्वी में जर्मनी, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के लोगों ने मिलकर बर्लिन के दीवार को ढा दिया और बर्लिन के दीवार को ढाकर पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को 1990 में क्या कर दिया गया, कर दिया गया। इस तरह देखने को मिलता है कि शीत युद्ध के दरमियान जो जो संधियां हुई थी, जो जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई थी, शीत युद्ध में जब थोड़ी सी ठहराव आई तो सभी, चाहे अमेरिकी गुट हो या सोवियत गुट हो, उससे क्या होने लगा, अलग होने लगा। मन में प्रश्न होगा कि कई बार सुनने को मिला दो ध्रुवीय विश्व, एक ध्रुवीय विश्व या बहुध्रुवीय विश्व। तो क्या है दो ध्रुवीय विश्व? तो जब विश्व में शक्ति का केंद्र दो हो, विश्व में अनेक सारे देश हैं, लेकिन पूरे शक्ति का केंद्र मात्र दो देशों के हाथ में सिमट जाए, जब विश्व में केवल दो महाशक्तियां रहे और उन्हीं दो महाशक्तियों के नेतृत्व में पूरे विश्व के राजनीतिक आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण किया जाए, तो इसे हम दो ध्रुवीय विश्व कहते हैं। और यही स्थिति था 1945 से लेकर 1991 ईस्वी तक। अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में दो ध्रुवीयता विश्व की स्थिति आई थी। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ के विघटन के उपरांत, सोवियत संघ के पतन के उपरांत संपूर्ण विश्व में केवल और केवल संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व हो गया। तो जब विश्व की राजनीति का कर्ता धर्ता केवल एक देश बने तो उसे हम एक ध्रुवीय देश कहते हैं, एक ध्रुवीय विश्व कहते हैं। लेकिन जब विश्व में सत्ता के कई केंद्र बन जाए, एक नहीं अनेक सारे केंद्र बन जाए और अनेक सारे केंद्रों से विश्व के सामाजिक आर्थिक नीतियों का निर्धारण होने लगे, अलग अलग केंद्र से विश्व के नीतियों का निर्धारण होने लगे, तो उसे हम बहुध्रुवीय विश्व के नाम से जानते हैं। चीन जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एशिया का सबसे बड़ा देश है। चीन जो भारत के उत्तर में बसा हुआ भारत का पड़ोसी देश है। चीन के आर्थिक उत्थान कैसे हुआ, चीन की आर्थिक प्रगति की बात करें तो चीन भी 1948 ईस्वी से पूर्व इंग्लैंड का उपनिवेश था और इंग्लैंड से चीन को 1948 ईस्वी में आजादी मिली। लेकिन चीन को या चीन के लोगों को प्रारंभ में अफीम भक्षक कहा जाता था, क्योंकि यहां के लोग अफीम का सेवन ज्यादा किया करते थे। 1911 में चीनी क्रांति हुई और 1911 के चीनी क्रांति के बाद चीन के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और राष्ट्रीय चेतना के विकास के फलस्वरूप 1948 ईस्वी में चीन में जन जागृति हो गई और चीन भी औपनिवेशिक सत्ता से क्या हो गया, मुक्त हो गया। चीन के लोगों के विचारधारा को देखते हुए, चीन के शासकों के विचारधारा को देखते हुए फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि पूरब में एक दानव सो रहा है, उसे सोता रहने दो। नेपोलियन बोनापार्ट ने चीन के संदर्भ में कहा था कि पूरब में एक दानव सो रहा है, उसे सोता रहने दो।
यदि वह जग गया तो पूरी दुनिया को हिला देगा। ऐसा ही हुआ और ऐसा ही हो रहा है। हालांकि चीन के प्रारंभिक विकास की गति बड़ी धीमी थी, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था के तहत चीन ने भी अपना द्वार विदेशियों के लिए बंद करके रखा था। विदेशी कंपनियों को नहीं आने दे रहा था। सभी क्षेत्रों पर केवल और केवल सरकार का नियंत्रण था। लेकिन 1957 ईस्वी में चीन की सरकार ने एक महान छलांग की नीति लागू किया। ग्रेट लैप फॉरवर्ड, महान छलांग की नीति का अनुसरण किया और चीन अपने ग्रेट लैप फॉरवर्ड की नीति के तहत बड़ी तीव्र गति से चीन आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। 1966 में चीन में एक सांस्कृतिक क्रांति आई और सभी वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का क्या दिया गया? मौका दिया गया। चीन के माओ सेतुंग ने अपने शिष्यों से, अपने नौजवान शिष्यों को मिलाकर एक सेना बनाई थी जिसका नाम था रेड गार्ड, लाल रक्षक। प्रारंभ में चीन की सरकार ने सभी संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण कर दिया था। सब कुछ सरकार के जिम्मे था। लोगों का काम था केवल मेहनत करना, बाकी सब काम चीन की सरकार तय करती थी। लेकिन जब चीन में सभी क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण था, उत्पादन के सभी क्षेत्रों पर केवल और केवल सरकार का एक अधिकार था, चीन के विकास का मार्ग क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। चीन अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए 1978 ईस्वी में अपने द्वार को, अपने गेट को, अपने दरवाजा को पूरे विदेशियों के लिए खोल दिया गया। सारे क्षेत्र जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा था, सारे को निजी क्षेत्र में छोड़ दिया गया। इसका परिणाम हुआ कि चीन आज विश्व की दूसरी सबसे आर्थिक शक्ति बनकर उभरी है और आज अमेरिका को चुनौती कोई देने वाला देश बन गया है तो चीन बन गया। इसके पीछे कारण है कि चीन भी पहले समाजवादी था और समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण था। हर कुछ वहां सरकारी था, लेकिन अब निजीकरण कर दिया। आज अमेरिका को चुनौती दे रहा है, लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दे दिया कि अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने कारोबार करो। और भारत सरकार उस दिशा में जा रही है तो हमारे देश के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि विरोध नहीं, लोकतंत्र में विरोध हो। निजीकरण भारत के लिए उचित नहीं है, लेकिन जो लोग आज निजीकरण का सड़क पर खड़ा होकर विरोध कर रहे हैं, आज वह निजीकरण को बढ़ावा भी दे रहे हैं। अपने बेटा को डीपीएस पढ़ाने में गर्व महसूस करते हैं, प्राइवेट कॉलेज में नाम लिखाने में गर्व महसूस करते हैं, मोबाइल चलाते हैं तो प्राइवेट कंपनी का सिम प्रयोग करते हैं। निजीकरण का विरोध करने वाले पहले अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में तो पढ़ा के देखो, बीएसएनएल कंपनी का सिम लगा के तो देखो, सरकारी बस में यात्रा करके तो देखो। तो सरकारी बस में यात्रा नहीं करेंगे लेकिन निजीकरण का विरोध, निजी बस में यात्रा करेंगे, निजीकरण का विरोध करेंगे, निजी हवाई जहाज पर चढ़ेंगे, निजीकरण का विरोध करेंगे, अपने बच्चे को निजी भी विद्यालय, स्कूल, कॉलेज में पढ़ाएंगे लेकिन निजीकरण का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो हम निजीकरण को अपना रहे हैं लेकिन एक तरफ निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। यही कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ रही है। चीन ने ऐसा अपनाया, चीन की व्यवस्था भी ऐसा ही थी, पीछे थी, लेकिन जैसे ही 1978 में वहां निजीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया, सरकार ने उत्पादन के सभी क्षेत्रों पर से अपना नियंत्रण क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। विदेशी पूंजियों को, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने देश में बुला लिया, उद्यमिता का विकास कर दिया। आज दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश कौन बन गया है? चीन बन गया है आर्थिक शक्ति के रूप में। और यह आर्थिक शक्ति के रूप में इतना आगे बढ़ गया है कि अमेरिका जैसे विश्व के सबसे धनी और ताकतवर देश को भी क्या कर दे रहा है? चुनौती दे रहा है। कहा जाता है कि 1978 ईस्वी के पहले या माओ सेतुंग के शासनकाल में लोगों को रोजगार मिलता था, वेतन मिलते थे, पेंशन मिलते थे, भत्ते मिलते थे, लेकिन उतना ही दिया जाता था चीन के लोगों को जिससे कि वह अपने मूलभूत आवश्यकता जैसे भोजन, वस्त्र और आवास को पूरा कर सके। इस इकोनॉमी को, इस व्यवस्था को चावल से भरा लोहे का प्याला कहा गया। लेकिन माओ सेतुंग के मृत्यु के बाद डेंग वहां के राष्ट्रपति बने, तो डेंग के शासनकाल में 1978 ईस्वी में चीन की अर्थव्यवस्था को, चीन में ओपन डोर पॉलिसी, खुले द्वार की नीति अपना ली गई। इसका परिणाम क्या हुआ
कि निजी पूंजीपतियों को अपना पूंजी को निवेश करने का अवसर मिल गया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को चीन में निवेश करने का क्या मिल गया, अवसर मिल गया। इसका परिणाम हुआ कि लोगों के जीवन स्तर में अचानक बड़ी तीव्र गति से क्या हुआ, प्रगति हुआ। इस स्थिति को कहा गया चावल का चटका हुआ लोहे का प्याला। चीन अपने विस्तारवादी नीति के तहत 1997 ईस्वी में हांगकांग को और 1999 ईस्वी को मकाओ को अपने नियंत्रण में कर लिया, लेकिन वहां की व्यवस्था में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया। इसलिए चीन को एक देश दो अर्थव्यवस्था, वन कंट्री एंड टू इकोनॉमिक, वन कंट्री एंड टू इकोनॉमी मतलब एक देश और दो अर्थव्यवस्था वाला देश अगर कोई है तो वह चीन है। चीन अपने आर्थिक उत्थान के आधार पर 1971 ईस्वी में चीन के प्रगति को देखकर सुरक्षा परिषद में चीन को अस्थायी सदस्यता मिल गया। 1972 में चीन अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने चीन की यात्रा किया और चीन को एशियाई क्षेत्रीय मंच और विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने का अवसर मिला। 2013 का आंकड़ा बताता है कि चीन का जो जीडीपी है वह 9 अरब डॉलर का है, जो अमेरिका से थोड़ा सा कम है। आज चीन आगे इसलिए बढ़ गया है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को केंद्र नियोजित से बदलकर बाजार नियोजित कर दिया गया। पूरे क्षेत्र को बाजार पर छोड़ दिया गया है। हर वस्तु का मूल्य बाजार के द्वारा तय किया जाता है, इसलिए चीन आगे बढ़ गया है। आइए आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में जाने तो आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में हम यहां 3 संगठन के बारे में चर्चा करेंगे, खास करके 2 के बारे में। एक यूरोपीय संघ और दूसरा आसियान। एक छोटा सा टॉपिक चर्चा करेंगे, ब्रिक्स। तो पहले जानते हैं कि यूरोपीय संघ क्या है। यूरोपीय संघ जिसे अंग्रेजी में यूरोपियन यूनियन ईयू के नाम से जानते हैं। यूरोपीय संघ जिसे अंग्रेजी में यूरोपियन यूनियन ईयू के नाम से जानते हैं। यूरोपियन यूनियन की स्थापना, यूरोपीय संघ की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को की गई थी। 19 जून 1955 ईस्वी में सिसिली के निकट मैसीन नामक द्वीप पर एक बैठक आयोजित की गई थी, जिस बैठक में इटली, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये 5-6 देश 1955 में सिसिली के निकट मैसीन द्वीप पर एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके एक संघ स्थापित करने की बात किया कि क्यों ना हम सभी देश मिलकर एक ग्रुप का निर्माण करें और आपसी सहयोग और प्रतिस्पर्धा के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करें। तो उसी 6 देशों के द्वारा इटली, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, इन 6 देशों ने मिलकर 1 जनवरी 1958 ईस्वी को यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन की स्थापना कर लिया। चूंकि मेसीना द्वीप पर यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी, इसलिए यूरोपीय संघ को मेसीना शक्तियां के नाम से भी जानते हैं। यूरोपीय संघ को हम मेसीना शक्तियां के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। वर्तमान समय में यूरोपीय संघ में सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है और उसमें यूरोपीय संघ में इंग्लैंड को 1972 में सदस्यता मिला था। 1992 में यूरोपीय संघ ने एक संधि किया था, उस संधि का नाम था maastricht संधि, और maastricht संधि में यह निर्णय लिया गया कि यूरोपीय संघ एक अपना अलग मुद्रा बनाएगा। और 1992 ईस्वी के maastricht संधि में, 1992 ईस्वी में याद रखेंगे कि maastricht संधि कब हुई, तो maastricht संधि हुई थी 1992 ईस्वी में। और 1992 ईस्वी के maastricht संधि में यह निर्णय लिया गया कि यूरोपीय संघ अपना एक अलग मुद्रा का निर्माण करेगी और maastricht संधि के द्वारा 1999 ईस्वी में यूरोपीय संघ ने अपना एक अलग मुद्रा अपनाया जिसका नाम था यूरो। तो यूरोपीय संघ विश्व का ऐसा संगठन है जिसका अपना एक मुद्रा है और यूरोपीय संघ के जो मुद्रा है वह विश्व के 19 देशों में प्रचलित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। 1992 के maastricht संधि में ही कहा गया कि यूरोपीय संघ का कोई सदस्य अगर चाहे तो अपनी इच्छा से बाहर निकल सकता है और इसी नियम के तहत 2016 ईस्वी में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर निकलने का निर्णय ले लिया। तो ब्रिटेन 2016 ईस्वी में यूरोपीय संघ से बाहर निकलने का जो निर्णय लिया उसे हम ब्रेक्जिट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं?
इंग्लैंड के द्वारा यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की प्रक्रिया को ब्रेक्जिट के नाम से जानते हैं। मन में प्रश्न होगा, तो यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई? यूरोपीय संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो यूरोपीय संघ की स्थापना का उद्देश्य था आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। यूरोपीय संघ की स्थापना का उद्देश्य था आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, अपने क्षेत्र का सतत और संतुलित विकास करना, अपने क्षेत्र में स्थायित्व की स्थापना करना, अपने क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और सदस्य देशों में निकट संबंध की स्थापना करना। यूरोपीय संघ एक ऐसा संघ है जिसके एक झंडा अपना है, ब्लैक पट्टी पर एक झंडा है और उस झंडा में 12 सितारे हैं ऐसे राउंड करके। यूरोपीय संघ के झंडा में 12 सितारे हैं, एक ब्लैक रंग का पट्टी है, इसमें 12 स्टार हैं। और यूरोपीय संघ के झंडा में कितने स्टार हैं? 12। मन में प्रश्न होगा कि यूरोपीय संघ में तो वर्तमान में 28 देश हैं, तो यह 12 सितारा ही क्यों है एक ब्लैक पट्टी पर? तो यूरोपीय संघ के झंडा में 12 सितारा है क्योंकि 12 यूरोप के लिए, यूरोप की अर्थव्यवस्था में या यूरोप में 12 संपूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक है। यूरोप महादेश में, यूरोप के देशों में ऐसी मान्यता है कि 12 जो है वह पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक है। इसलिए यूरोपीय संघ के झंडा में कितने सितारे हैं? 12 सितारे हैं। और बड़ी तीव्र गति से यूरोपीय संघ आगे बढ़ रहा है और यूरोपीय संघ आज संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे ताकतवर देश को भी चुनौती देने में सक्षम है। दूसरा है आसियान। हमने पिछले क्लास में कहा था कि 1997 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश बहुत प्रगति कर गए थे, जिसको आर्थिक बाघ कहा जाता था। अमेरिका ने अपने पूंजीपतियों को वहां से पूंजी निकालने का निर्णय ले लिया। लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया के देश, जो कृषि प्रधान देश था, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश था, जब शीत युद्ध चल रहा था तो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका भी दक्षिण पूर्व एशिया में घात लगा के बैठा था और सोवियत संघ भी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को अपने पक्ष में करना चाहता था। तो दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देश, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड। दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देश, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड ने मिलकर 8 अगस्त 1967 ईस्वी को बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा एक संघ का निर्माण किया। उस संघ का नाम था आसियान। ASEAN, ASEAN मतलब एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन मतलब आसियान। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का यह क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा की गई। इसका मुख्यालय बैंकॉक में है। प्रारंभिक सदस्य 5 नाम है मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और बाद में ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। इन देशों को जुड़ जाने के बाद आसियान में सदस्य देशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 10 हो गई। आसियान का जो प्रतीक चिन्ह है, आसियान के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो एक राउंड है, एक गोल घेरा है और इस गोल घेरा में धान की 10 बालियां, धान की 10 बाली, धान के 10 बाली को आसियान का प्रतीक चिन्ह बनाया गया है और धान की 10 बालियां आसियान के 10 देशों का प्रतिनिधित्व करती हैं। और ये जो गोल घेरा है वह आसियान के देशों का की एकता को समर्पित करती है। तो आसियान में प्रतीक चिन्ह क्या है? तो एक गोल घेरा है। गोल घेरा आसियान की एकता का प्रतीक है और गोल घेरा में ऐसे करके धान की 10 बालियां को बनाया गया है और धान की 10 बालियां आसियान के 10 सदस्य देशों की एकता का प्रतीक है। मन में प्रश्न होगा, तो आसियान का स्थापना क्यों किया गया? आसियान की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो आसियान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग के लिए दृढ़ मजबूत आधार प्रदान करना, आर्थिक विकास को तेज करना, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, साझे हित के मामलों के लिए परस्पर मिलजुल कर काम करना, क्षेत्र में राजनीतिक स्थायित्व की स्थापना करना, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का सहयोग करना, आतंकवाद के विरुद्ध
सामूहिक कार्रवाई करना और पर्यावरण की सुरक्षा करना, यह सारा उद्देश्य था। आसियान तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा तो 1992 ईस्वी में यह निर्णय लिया गया कि आसियान को अगले 15 वर्षों में मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। मतलब एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय 1992 में लिया गया। 1992 में कहा गया कि एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जाएगा 15 वर्षों के अंदर में। निर्णय 92 में हुआ, लेकिन 2006 ईस्वी में आसियान को मुक्त क्षेत्र व्यापार बना लिया गया। उसके बाद 1994 ईस्वी में एशियाई क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई ताकि आसियान के सदस्य देशों का सुरक्षा हो सके। 2007 में मनीला संधि के द्वारा चीन को आसियान के मुक्त व्यापार क्षेत्र में घुसने का अनुमति मिल गया और आसियान ने 1994 ईस्वी में एशियाई क्षेत्रीय मंच इसलिए बनाया ताकि वह छोटा देश है और एक समूह रहेगा तो हमारी क्या होगी, सुरक्षा होगी। आसियान का पहले हर 3 वर्ष पर बैठक होता था। मतलब 2000 ईस्वी तक या 2000 ईस्वी से पहले आसियान का प्रत्येक 3 वर्ष पर बैठक एक बार होता था, लेकिन 2001 ईस्वी में निर्णय लिया गया कि अब प्रतिवर्ष बैठक होगा। लेकिन 2007 में निर्णय लिया गया कि आसियान का वर्ष में 2 बार बैठक होगा। मतलब वर्तमान समय में आसियान का एक वर्ष में कितनी बार बैठक होता है, तो 2 बार। और आसियान का 2020 ईस्वी में वियतनाम में बैठक हुआ है। आसियान का 36वां शिखर सम्मेलन 2020 ईस्वी में कहां हुआ है, तो वियतनाम में हुआ है। इसके बाद हम ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स क्या है, तो विश्व के 5 बड़ी विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था। ब्रिक्स विश्व के 5 विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाला देश है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण कोरिया। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, इन 5 देशों ने मिलकर 2008 ईस्वी में अपने आप को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए, अस्थायी सदस्य को बनने के लिए और एक दूसरे के सहयोग करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित देश की श्रेणी में लाने के लिए ब्रिक्स नामक संगठन की स्थापना किया। मन में प्रश्न होगा कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण कोरिया को ब्रिक्स क्यों कहते हैं, तो ब्राजील का पहले का लेटर होगा बी, रूस का आर, इंडिया, भारत को इंडिया कहते हैं, इसका आई होगा, चीन का पहला का अक्षर सी होता है और दक्षिण कोरिया का साउथ एस से शुरू होता है। इन सभी देशों के अंग्रेजी के पहले का अल्फाबेट को जोड़कर ब्रिक्स शब्द आया। और ब्रिक्स शब्द की रचना किसने किया था, तो ब्रिक्स शब्द की रचना गोल्डमैन सॉक्स ने किया था। ब्रिक्स शब्द की रचना गोल्डमैन सॉक्स ने किया था और 2008 ईस्वी में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। और ब्रिक्स की पहली बैठक 2008 में ही हुई थी और दूसरी बैठक रूस में 2009 ईस्वी में हुई थी। इसकी हर वर्ष बैठक होती है और सदस्य देशों के बीच ही बैठक बुलाई जाती है। तो ये था आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र 12वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र का। हम लोग कल के क्लास में उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया, मतलब शीत युद्ध के बाद में दक्षिण एशिया की राजनीति के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।